बिकॉज जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर द ऑर्गेनिजम्स इट रेंजेस बिटवीन 40 to 45, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है. देन हाउ आर सम माइक्रोब्स able to live in habitats with temperature exceeding 100 degrees Celsius? क्वेश्चन क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं they can survive at temperature up to 45 degrees Celsius. 40 to 45 degrees Celsius is optimum temperature for survival. But whether there are certain microbes, they can survive up to or exceeding 100 डिग्री सेल्सियस. ये क्वेश्चन है कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जनरली नॉर्मली जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन सर्वाइव अप टू 45 डिग्री सेल्सियस. बट सर्टेन माइक्रोब्स, डू यू नो व्हिच माइक्रोब्स आर दीस? कौन से माइक्रोब्स हैं वो जो सर्वाइव कर रहे हैं अप टू 100 डिग्री सेल्सियस? क्या आप उनको रिकॉल कर सकते हैं? आर्ची बैक्टीरिया. अगर नहीं कर रहे हैं, आर्ची बैक्टीरिया जो कि एंशिएंट मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं, स्ट्रिक्टली एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, और इनमें जो थर्मो एसिडोफाइल्स हैं इनके जो मेम्ब्रेन्स हैं दे हैव ब्रांच रिटेन लिपिड्स. ये लिपिड्स इनको सर्वाइव करते हैं, टॉलरेट अडेप्ट करते हैं टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर. और अगर कोई ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स नहीं है, हायर ऑर्गेनिज्म हैं, तो दे रिमूव वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, क्योंकि वाटर ही टेम्परेचर को रेज या डाउन करता है. तो वाटर को रिमूव कर देते हैं एंड दे अडेप्ट देमसेल्व्स एट हाई टेम्परेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पॉपुलेशन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली डबल इन साइज, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ. 3 इयर्स में डबल हो रही है, तो कोई रेट तो नहीं हम निकालेंगे, बट इट शोज कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एग्जांपल हमें देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट्स अगेंस्ट हर्बीवोरी. ये शायद अब लिखवाने की जरूरत नहीं होगी. डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट हर्बीवोरी. हर्बीवोरी मींस ग्रेजर्स, जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं. हर्बीवोर्स क्या हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वैसे मैंने करा दिया है. हर्बीवोर्स आर ग्रेजिंग एनिमल्स. तो अब ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं दे आर प्रेडेटर्स. ये क्या है? दीज आर प्रेडेटर्स. और जो हर्बी ग्रास है, ग्रास क्या है? जिसपे हम तो प्रे भी अपनी डिफेंस के लिए कुछ मैकेनिज्म करता है. मैंने क्या बताया था इनमें? आपने मैंने मॉडिफिकेशंस देखी है हर्बीवोरी. मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस, मैं रिपीट कर रहा हूं, अब लिखूंगा नहीं. मॉर्फोलॉजिकल मॉडिफिकेशंस. क्या बताई थी मैंने? ये थॉर्न्स लीव में डेवलप हो जाना, स्पाइन्स लीव्स में डेवलप हो जाना. जो लीव्स हैं दे मॉडिफाई इनटू स्पाइन्स, दे मॉडिफाई इनटू थॉर्न्स. कांटे बन जाते हैं, थॉर्न बन जाते हैं, सिलिकेशियस एज बन जाती हैं. जो लीव्स हैं उनमें आ जाता है सिलिका डिपॉजिट्स है.
मार्जिन्स ऑफ लीव्स। ये हम कर चुके हैं कि अगर थॉर्न्स होंगे तो ग्रेजियर एनिमल्स उनको ग्रेज नहीं कर पाएंगे, स्पाइन्स होंगे, थॉर्न्स होंगे, कांटे, तो उनका बचाव हो जाएगा। सिलिकेशियस मार्जिन्स ऑफ द लीव्स, सिलिका जो है थोड़ा हार्ड और एक शार्प नाइफ की तरह का एक सब्सटेंस हो जाता है, नाइफ, जस्ट लाइक अ नाइफ, तो उनके मुंह को मैग्नीशियम या कट लगा सकता है, तो इसको ग्रेजिंग को अवॉइड करेंगे। या फिर तीसरा एक और उनके पास मेथड क्या है फिजियोलॉजिकल, वो अपने अंदर कुछ एल्कलॉइड्स, केमिकल्स डिपॉजिट कर लेते हैं, और ये जो केमिकल्स हैं व्हाट दे डू, दे मेक द हर्बीवोर एनिमल और ग्रेजर एनिमल सिक। उसके डाइजेशन को खराब कर सकते हैं, उसके और कोई प्रॉब्लम उसको कर सकते हैं, बीमार उसको कर सकते हैं, दे कैन मेक द एनिमल सिक। एग्जांपल भी वो दे रहा है कि कैलोट्रॉपिस में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो सीरियस इलनेस कॉज करते हैं ग्रेजर्स में। तो ये कुछ बचाव के मेथड्स हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इसको रिपीट किया है, तो आप इसको करेंगे जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. An orchid plant is growing on the branch of mango tree. Orchid plant growing on mango tree. What this type of interaction is called? क्या कहेंगे इस इंटरेक्शन को? मैंने आपको बताया होगा कि जो ऑर्किड प्लांट है इसमें एक को फायदा हो रहा है, एक को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। इट इज ए कॉमेंसल रिलेशन, कॉमेंसलिज्म। ये कॉमेंसलिज्म का एग्जांपल है। तो जो ऑर्किड है इट इज एन एपिफाइट, और मैंगो ट्री का क्या रोल है यहाँ पर? इसने उसको ऊपर उठा रखा है, अपने ऊपर जा रहा है उस पे टू गेट सन लाइट। epiphytic plant, and the relationship or interaction between the two is called commensalism. इससे ज्यादा कुछ नहीं आपने डेफिनेशन commensalism का है। Next question, what is ecological principle behind? What is ecological principle behind biological control method of managing with pest? Biological method of pest control. इसके लिए प्रिंसिपल क्या है? टेल मी, इसके पीछे अब बायोलॉजिकल कंट्रोल, फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बायोलॉजिकल कंट्रोल है क्या? कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपने यूज करके पेस्ट को कंट्रोल किया है। तो फिर ये पेस्ट हैं, पेस्ट इज नाउ कंपेरेबल टू प्रे। पेस्ट इज कंपेरेबल टू प्रे, एंड जो ऑर्गेनिज्म है जो कंट्रोल कर रहा है दैट इज predator. Predator are the large organisms or insects which eat or consume the prey. तो कौन सा प्रिंसिपल इसके पीछे काम कर रहा है? प्रिंसिपल behind is
वन वर्ड में अगर आंसर मांग रहा है, द प्रिंसिपल इज प्रीडेशन। प्रीडेशन के प्रिंसिपल से जो प्रे है वो पेस्ट हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म को हम यूज कर रहे हैं टू कंट्रोल द पेस्ट, दैट इज अ प्रीडेटर। तो प्रीडेटर कंज्यूम द प्रे एंड कंट्रोल द पेस्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, distinguish between the following: hibernation and estivation. Hibernation, it is winter sleep, and estivation, it is summer sleep. कौन से ऑर्गेनिजम्स में है? जनरली इन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ectotherms and endotherms. Ecto means cold blooded animals, or poikilothermic organisms as frog. एक्टोथर्म, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक्टोथर्म क्या है? ऑर्गेनिजम्स in which body temperature is not constant, तो constant नहीं है, and changes in the environment. But endotherms are organisms with constant body temperature, इनको warm blooded या humid thermal भी कहते हैं, and example is human and birds. तो हाइबरनेशन को और इसको डिस्टिंग्विश करेंगे डेफिनेशन से। हाइबरनेशन का एग्जांपल फ्रॉग में देंगे, एंड एस्टिवेशन इज सीन इन सम lizards, it is summer sleep. Both are adaptations to temperature or body temperature. Adaptation, write short notes on adaptation of desert plant and animals. खूब डिटेल में मैंने आपको बता रखा है कंगारू रैट के एग्जांपल के साथ या प्लांट्स के रूट्स के साथ। तो these are the adaptations, उनको फिर रीडिंग लें so that आप इस क्वेश्चन को कर सकें। Adaptation of plants to water scarcity. कैमल में आप बता सकते हैं कि बॉडी के जो फैट्स हैं, मेटाबॉलिक फैट्स, वही पानी बनाते हैं, और कंगारू रैट कभी पानी पीता नहीं है, लाइक दिस। बिहेवियरल एडेप्टेशंस इन एनिमल्स, ये हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, समर स्लीप, ये सब इसमें आ जाएंगे। चलिए इन शॉर्ट नोट्स को आप अपने आप देखना। लिस्ट द वेरियस बायोटिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स। बायोटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी एबायोटिक खूब अच्छी तरह आप जानते हैं एबायोटिक कौन से हैं? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, all these are abiotic factors. Give an example for an endothermic animal. अभी अभी मैंने बोला था आपको human. An ectothermic animal, it is frog. An organism of benthic zone. What is benthic zone? एक नया वर्ड आ रहा है, benthic zone. ये किसी भी वाटर बॉडी में लो लेवल होता है जहां पर लाइट जो है कैन नॉट पेनिट्रेट, लाइट की पेनिट्रेशन वहां तक बिल्कुल नहीं होती, और स्लगिश एनिमल्स जो ज्यादा मूव नहीं करते या बैक्टीरिया वगैरह वहां पर रहते हैं, एंड दे एज डिकम्पोजर्स। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? एन ऑर्गेनिज्म ऑफ बेंथिक जोन। बेंथिक जोन कौन सा हुआ है? लो लेवल वाटर बॉडी में नीचे का बॉटम होता है जहां पर लाइट भी पेनिट्रेट नहीं करती, और बैक्टीरिया ही वहां पर एज डिकम्पोजर्स सर्वाइव करते हैं या वहां रहते हैं बैक्टीरिया। Question number 13. Define population and community. Population, एक ही स्पीसीज के डिफरेंट मेंबर्स हैं उनको पॉपुलेशन बोल रहे हैं आप, या फिर कई स्पीसीज का भी इंटरेक्शन हो सकता है, और कम्युनिटी में कई स्पीसीज जो हैं दे इंटरेक्ट टुगेदर। Define the following terms and give one example for each. अब वैसे तो जरूरत नहीं होनी चाहिए इसकी,
क्योंकि हमने इन इंटरेक्शंस को खूब डिटेल में किया है। बट कमेंसलिज्म फिर मैं आपको बता देता हूँ, +0 इंटरेक्शन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है, एक को ना बेनिफिट हो रहा है और ना नुकसान हो रहा है। इसको डिफाइन हो गया आपका। फॉर एग्जाम्पल क्या है, आप किसी भी एनिमल का एग्जाम्पल दे दीजिए, उसमें आते हैं। आपको क्लोन फिश का मैंने एग्जाम्पल दिया था सी एनिमोन के साथ, और एपीफाइट का हम अभी करके हटे हैं, वो भी इसमें फिट बैठ जाएगा। जो भी आप रखना चाहें सेलेक्ट। पैरासिटिज्म एक नेगेटिव एक्शन है in which one organism harm the other organism. पैरासिटिज्म इसमें ह्यूमन मलेरियल पैरासाइट का एग्जांपल दे सकते हैं। एस्केरियासिस जो डिजीज है, दैट इज आल्सो ड्यू टू पैरासिटिज्म। कैमोफ्लेज ये एक अडेप्टेशन है इन ऑर्गेनिजम्स। कैमोफ्लेज is an adaptation to blend with its environment. कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंसेक्ट है, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो अपने अंदर ऐसी कुछ कलरेशन डेवलप कर लेता है that it can blend or mix up with the surrounding so that it becomes difficult for the predator to see it. अब प्रेडेटर इसको देख नहीं पाएगा ब्लेंडिंग ऑफ द कलर की वजह से, और इसका डिफेंस हो जाएगा, बचाव हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म खूब डिटेल में हमने किया था, राइजोबियम बैक्टीरिया, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, a type of interaction between two communities where both the members of both the species are benefited. दोनों ही इंटरेक्टिंग स्पीसीज म्यूचुअलिज्म में बेनिफिट उनको हो रहा है। लाइकेंस इसमें एग्जांपल हो सकता है, जहां पर एल्गा फंगस का इंटरेक्शन है, माइकोराइजा जहां पर फंगस और रूट का हो रहा है, एंड राइजोबियम बैक्टीरिया या रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स जिनमें बैक्टीरिया और रूट्स का इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, आमतौर पर जो कंपटीशन है, इंट्रास्पेसिफिक जो कंपटीशन है, इट इज टेकन टू बी मोर सीवियर, उसको ज्यादा खतरनाक मानते हैं। इंटरस्पेसिफिक को हम ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। बट मैंने फ्लेमिंगो का आपको एग्जांपल दिया था, फ्लेमिंगो एंड लोकल फिश इन द नॉर्थ अमेरिकन लेक्स जो कि जू प्लैंक्टन्स के लिए कम्पीट करते हैं। इंटरस्पेसिफिक यहाँ दो अलग अलग स्पीसीज में कंपटीशन हो रहा है, इसको हम कर लो इंटर स्पेसिफिक competition. What is interspecific competition? Competition between two डिफरेंट स्पीसीज, दो अलग अलग स्पीसीज हैं जहां पर हम कंपटीशन को कम मानते हैं। बट एग्जांपल क्या ले रहे हैं, फ्लेमिंगो एंड लोकल फिश इन अमेरिकन लेक्स, एक में कई लेक्स में है। तो कंपटीशन क्या किसके लिए है? कंपटीशन और जू प्लैंक्टन, क्योंकि दोनों ही किसको खाते हैं? जू प्लैंक्टन को खाते हैं, तो जू प्लैंक्टन के लिए दोनों में कंपटीशन होता है। With the help of suitable diagram, next question है describe the logistic population growth curve, और शायद मैंने logistic growth curve dn upon dt is equal to rn into k minus n upon n जो बताया था। logistic growth curve, Walhurst Parle growth logistic curve, when resources are limited and the curve becomes sigmoid curve
with 3 distinct phases, lag phase, log phase and asymptote phase। ये मैंने करा रखा है, तो बार बार उसको रिपीट करने का नहीं फायदा, मैंने आपको बता दिया क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 16, select the statement which explains best parasitism। नीचे ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको यू आर टू फाइंड आउट which explains best, किसको एक्सप्लेन कर रहा है, पैरासिटिज्म। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, एक को बेनिफिट हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट